ये जो आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। DTAA क्यों शुरू हुआ, किस इनकम पे DTAA होता है, किस पे नहीं होता, ये तमाम तरह की बातें हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर तक पहुंचने से पहले हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। DTAA का जो सेक्शन है, बेसिकली 3 सेक्शन करेंगे, 90, 90A, 91। सेक्शन 90 और 90A यूनिलैटरल रिलीफ, सॉरी 90 एंड 90A इज बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब, बायलैटरल का मतलब बायलैटरल का मतलब दो लोगों के साथ, दो लोगों के साथ। 91 इज यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल मतलब इंडिया कहता है कि आप अगर बाहर से पैसा कमाएंगे और उस पैसा को इंडिया में लेके आते हैं तो हम आपको यूनिलैटरली, बाकी कंट्री आपको रिलीफ दे या ना दे, इंडिया तो देगा ही देगा। आपने इंडिया के लिए प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है। 1990A बेसिकली ये कंट्री के साथ होता है, ये अथॉरिटीज के साथ होता है। जैसा हांगकांग है, अथॉरिटीज है, कुछ कीमेन आइलैंड्स है, वहां पर अथॉरिटीज होते हैं, उनके साथ होता है बायलैटरल एग्रीमेंट। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट में दो कंट्री के आपसे, जैसे मॉरिशस के साथ, सिंगापुर के साथ, हम लोग मॉरिशस के साथ अक्रॉस द टेबल, सिंगापुर के साथ अक्रॉस द टेबल मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट परपेचुअल होता है। परपेचुअल का मतलब, ये एग्रीमेंट परपेचुअल होता है। परपेचुअल का मतलब परमानेंट, एक बार साइन हो गया, ये नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं, परमानेंट। एक बार साइन हो गया तो ये हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस दोनों पार्टी दोबारा बैठे और फिर नए सिरे से निगोशिएशन करे। इंडिया ने करीब करीब 90 कंट्रीज के साथ, 90 कंट्रीज, 90 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और ये एग्रीमेंट लॉन्ग बैक हो सकता, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना भी हो, जो आज तक चेंज नहीं हुआ। इतना सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, पैसे कमाने के तरीके चेंज हो गए, लेकिन ये एग्रीमेंट वहीं का वहीं है। एंड दिस एग्रीमेंट ओवरराइड्स द डोमेस्टिक लॉस। दिस एग्रीमेंट ओवरराइड्स द डोमेस्टिक लॉ। मान लीजिए डोमेस्टिक लॉ कहता है कि इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे 30%। ये डोमेस्टिक लॉ यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है। DTAA ये कहता है कि नहीं नहीं, और DTAA हमारा किसके साथ है, मान लीजिए यूएसए के साथ है। तो यूएसए के लोग अगर इंडिया से इंटरेस्ट कमाएंगे तो हम रेट सिर्फ 10% लेंगे। तो DTAA विल ओवरराइड द डोमेस्टिक लॉ। तो रेट क्या लग जाएगा बताएंगे आप, रेट क्या लग जाएगा, 30% या 10%? कौन सा रेट लग जाएगा? 10% लग जाएगा। मान लीजिए ये 5% होता तो कौन सा रेट लगता? डोमेस्टिक लॉ में 5%, DTAA में 10%। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो बहुत पुराना साइन किया होगा, बाद में डोमेस्टिक लॉ को अमेंड कर दिया गया, रेट कम कर दिया गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। तो शुरुआत में DTAA ओवरराइड्स द डोमेस्टिक लॉ, नाउ द पोजीशन इज दैट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। ये है। अब हुआ क्या, DTAA को लेके आया गया ताकि दो कंट्री में टैक्स न लगे, किसी एक कंट्री में टैक्स लगे। अगर दोनों कंट्री में लग रहा है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स मान लीजिए 30% तो 30% से ज्यादा ना हो। लेकिन DTAA का ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि ना सोर्स कंट्री में लगे ना रेजिडेंस कंट्री में लगे। समझ में आया मैंने अभी आपको क्या कहा? DTAA का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनी वन कंट्री, कोई एक कंट्री में टैक्स दो। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इंडिया में भी नहीं देंगे, इंडिया से कमाया इंडिया में भी नहीं दे रहे हैं, और जिस कंट्री के आप रेजिडेंट है उस कंट्री को भी नहीं दे रहे, है ना? तो इसको, और इंडिया ने गलती से या जानबूझ के मॉरिशस के साथ ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि मॉरिशस के अगर FII इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि शेयर्स खरीदेंगे,
उससे कैपिटल गेन जनरेट होगा। ये कैपिटल गेन बताइए इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? इंडियन इनकम है। तो ये DTAA इस तरह से साइन किया गया कि ये वाला इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स ही नहीं होगा। जब इंडिया में टैक्स ही नहीं होगा तो भैया मॉरिशस टैक्स कर दे, लेकिन DTAA में लिखा हुआ कि मॉरिशस भी टैक्स नहीं करेगा। तो ये कैपिटल गेन पे ना इंडिया टैक्स किया ना मॉरिशस टैक्स किया, टैक्स ही बच गया। तो DTAA का ये इरादा नहीं था। तो इसीलिए DTAA को अब अमेंड कैसे करें? मॉरिशस को बैठाना पड़ेगा, मॉरिशस बैठेगा नहीं। सिंगापुर के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ, सिंगापुर भी नहीं बैठेगा। तो ये लूप होल है जिसका फायदा उठाया गया, और एक नया इंस्ट्रूमेंट चल रहा है जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन दैट इज मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। ये इन DTAA के लूप होल को ये प्लग करेगा और अलाउज गवर्नमेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाउज गवर्नमेंट टू मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑफ इट्स नेटवर्क ऑफ बायलैटरल ट्रीटीज। ये जो इंडिया ने 90 कंट्रीज के साथ DTAA साइन किया, ये मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट अलाउ कर देगा कि DTAA के एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सके। नेटवर्क ऑफ बायलैटरल ट्रीटीज इन ए सिंक्रोनाइज्ड मैनर विदाउट नेगोशिएटिंग ईच ऑफ दीज ट्रीटीज बायलैटरली। तो मॉरिशस को बैठाने की जरूरत नहीं है, सिंगापुर को बैठाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा। और ये किसके द्वारा होता है? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एंड G20 कंट्रीज। ये इन्होंने ये बनाया गया है। बेसिस क्या था? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट, ये है क्या कॉन्सेप्ट, हम करेंगे डिस्कस आपके साथ। फिलहाल इतना समझ में आया आपको? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। DTAA बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जो सेक्शन 90 और 90A में लिखा हुआ है, जो दो कंट्रीज अक्रॉस द टेबल बैठकर निगोशिएशन करते हैं। 91 यूनिलैटरल रिलीफ होता है। DTAA का आइडिया या ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई एक कंट्री टैक्स ले, अगर दोनों कंट्री टैक्स लेती है तो एवरेज टैक्स 30% से या 20% से ज्यादा ना हो। लेकिन इसका बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है DTAA का कि ना सोर्स कंट्री में टैक्स लगे ना रेजिडेंट कंट्री में टैक्स लगे, यानी किसी भी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। किसी एक कंट्री में तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन DTAA इतने पुराने थे, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोगों का काम करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ, और DTAA वाज यूज्ड टू अवॉइड पेइंग टैक्स इन नन ऑफ द कंट्रीज। तो वोडाफोन एक क्लासिकल एग्जांपल है विच अवॉइडेड द पेमेंट ऑफ टैक्स नीदर इन इंडिया नॉर इन द रेजिडेंट कंट्री। तो इसको अमेंड करने के लिए बोथ द पार्टीज शुड सिट टुगेदर अक्रॉस द टेबल, विच वाज नॉट पॉसिबल। 89-90 कंट्री के साथ कई साल लग जाएंगे, तब जाके नेगोशिएशन होगा। देयरफॉर दे डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म कॉल्ड मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स, जो OECD और G20 कंट्रीज द्वारा ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है, उसमें कैसे ये चेंज होगा वो सारा सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो OECD की वेबसाइट में जाएंगे तो ही पता लगेगा इसके बारे में, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एक चीज बता दूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि ना इस कंट्री में टैक्स लग पाया ना इस कंट्री में लग पाया, दोनों ही कंट्री में नहीं लग पाया, किसके में? कैपिटल गेन में। तभी चिदम्बरम साहब ने STT लेके आए थे, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जो हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ। तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लाने का कारण सिर्फ यही था, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिल रहा था इनकम टैक्स में, तो STT लेके आए। ठीक है, अब आगे, अब डबल टैक्सेशन होता क्यों है ये जरा समझते हैं। देखिए, देयर आर टू बेसिस ऑफ टैक्सेशन। नंबर वन इज सोर्स बेसिस, नंबर टू इज रेजिडेंट बेसिस। सोर्स बेसिस का मतलब लिख के बताएंगे आप? सोर्स बेसिस का मतलब ओरिजिन ऑफ इनकम, करेक्ट। मैं आपसे अगर पूछूं कि सैलरी आपने इंडिया से कमाया या इंडिया के बाहर कमाया, ये कैसे पता लगता है? क्या चीज देखेंगे तो पता लगेगा? सर्विसेज? नहीं, पे स्लिप से नहीं,
वेयर यू हैव रेंडर्ड द सर्विसेज, आपने जॉब कहां किया है। जॉब आपने मान लीजिए इंडिया में किया है, जॉब आपने मान लीजिए इंडिया में किया है, तो ये जो सैलरी मिल रही है आपकी, इसका सोर्स कहां है, इंडिया में है, तो ये इंडियन इनकम कहलाएगा। इसका सोर्स अगर आउटसाइड इंडिया है तो ये फॉरेन इनकम कहलाएगा। याद है आपने सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में पढ़ा है, 2 में पढ़ा है। सिमिलरली प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, आपको याद है मैंने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट बताया था। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ये जो प्रॉफिट है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, कैसे पता लगेगा, उसके सोर्स से पता लगेगा। सोर्स क्या है, बिजनेस। अगर ये बिजनेस अगर इंडिया में है तो इंडियन इनकम है, बाहर है तो फॉरेन इनकम है। उसी तरह से कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है, बाय सेलिंग ऑफ, लिख के बताइए, कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है, बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स, कैपिटल एसेट्स। इसमें शेयर्स आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, गोल्ड आएगा, और भी दुनिया भर की सारी चीज आएंगी। इफ शेयर्स आर ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स अगर इंडियन कंपनी के हैं तो ये कैपिटल गेन जो शेयर से आया है वो इंडियन इनकम हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आर लोकेटेड इन इंडिया तो इंडियन इनकम हो जाएगा। गोल्ड आर ट्रांसफर्ड इन इंडिया तो इंडियन इनकम हो जाएगा। लेकिन इफ दीज एसेट्स शेयर्स आर ऑफ फॉरेन कंपनी तो कैपिटल गेन फॉरेन इनकम हो जाएगा। तो कहां ये एसेट सोर्स कहां लोकेटेड, उससे हमें पता लगता है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम। बेसिकली हम लोग ये सारा का सारा सेक्शन 9 में है जो हम लोग करेंगे भी आपके साथ। डिविडेंड इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, कैसे पता लगेगा, लिख के बताइए। डिविडेंड इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, कैसे पता लगेगा। क्या चीज देखेंगे, इसका सोर्स, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, शेयर्स। अब शेयर्स अगर इंडियन कंपनी के हैं तो इंडियन इनकम हो जाएगा, फॉरेन कंपनी के है तो फॉरेन इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट के पीछे बताइए, इंटरेस्ट के पीछे सोर्स क्या है, इंटरेस्ट के पीछे सोर्स क्या है, लोन। अब ये इंटरेस्ट इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, कैसे पता लगेगा। इफ लोन इज यूज्ड इन इंडिया, कौन दे रहा है इससे नहीं पता लगता है, ये पैसा कहां यूज होता है उससे पता लगता है वेदर इट इज इन इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। क्लियर है। तो जब मैं ये कहता हूं कि बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज सोर्स बेसिस विच इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन, तो अगर ये सोर्स इंडिया में है, अगर ये सोर्स इंडिया में है तो किसको राइट मिलेगा, फर्स्ट राइट किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा। किस बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे। अगर इंडिया सोर्स बेसिस पे कोई टैक्स नहीं कर पाती है तो उसको हम लोग टैक्स कर देंगे रेसिडेंट बेसिस पे। किस बेसिस पे टैक्स करेंगे, रेसिडेंट बेसिस पे, जिसको हम लोग सेकेंडरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन करेंगे। आया, लिख के बताइए। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के, बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के, दो, कौन कौन से, कौन कौन से, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब, रेजिडेंट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट। वन 80 डेज इन इंडिया, ये इंडिविजुअल के लिए, बाकी कंपनी फर्म एचयूएफ के लिए कब रेजिडेंट हो जाते हैं वो। इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब हो जाती है, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब हो जाती है। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब हो जाती है,
अच्छा कंफ्यूज है, मैं अभी बताता हूं आपको। वैसे ये सारा करेंगे हम लोग। देखिए इंडिविजुअल ये सब छोड़ देते हैं, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट टैक्सेशन में हम लोग इंडिविजुअल ये सब तो ठीक है। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी क्योंकि रजिस्टर्ड इन इंडिया है, इट इज ऑलवेज रेजिडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कहां इसकी पॉलिसी डिसीजन ली जाती है। जो अब नया कॉन्सेप्ट आया है पोएम का, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ दिस इज होनली इन इंडिया और पार्शली इन इंडिया, होनली इंडिया और पार्शली इंडिया, तो रेजिडेंट हो जाएगा। तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होगा? व्हेन होनली आउटसाइड इंडिया। आप यूं समझ लीजिए, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, मैं बाद में बहुत डिटेल में पोएम भी करूंगा आपके साथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, अगर सारी बोर्ड मीटिंग इंडिया में होगी तो रेजिडेंट है, एक भी मीटिंग इंडिया में हो गई तो भी रेजिडेंट है, लेकिन सारी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होगी तो नॉन रेजिडेंट होगा। शॉर्ट में समझने के लिए, बाद में हम लोग करेंगे इसको, क्लियर है? अब मैं आपसे जो पूछ रहा था, रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह के, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है? मैं इंडिया में रह के इंडिया में पैसा कमाऊंगा, कैसे? मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूं, इंडिया में मेरी प्रॉपर्टी है, इंडिया में मैंने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, इंडिया में मैंने लोन दिया हुआ है, जो लोन इंडिया में ही यूज हो रहा है, मैंने पेटेंट डेवलप किया हुआ, उस पेटेंट से मुझे रॉयल्टी आ रही है, पेटेंट इज बिंग यूज इन इंडिया। तो ये सब क्या है? कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम। लेकिन ये सारा इन्वेस्टमेंट मैं बाहर कर दूं, फिक्स डिपॉजिट बाहर कर दूं, लोन मैं इंडिया से ले जाऊं बाहर दे दूं, रहूंगा इंडिया में, मैंने प्रॉपर्टी कनाडा में खरीदा, उससे रेंट आ रहा है, तो ये सब कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम हो गई। तो एक रेजिडेंट, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब के बारे में सोचिए, इंडियन कंपनी के इंफोसिस के बारे में सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में सोचिए, क्या वो सिर्फ इंडिया से पैसा कमा रहे हैं या बाहर से भी पैसा कमा रहे हैं? हाँ या ना? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बाहर से भी पैसा कमा रही है। तो जो इंडिया से पैसा कमाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, क्या उसको इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना? हाँ या ना? चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इंडिया में टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट इतना उसको सपोर्ट कर रही है, लैंड दे रही है, बिल्डिंग दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड्स दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, वाटर दे रही है, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस। इसीलिए हमने रेजिडेंट इंडियन इनकम टैक्सेबल और यहां भी टैक्सेबल लिख दिया, चाहे नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। कहानी ये हुई कि वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सपोर्ट यू इन अर्निंग द इनकम बिकॉज दैट इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, बिकॉज दैट इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया। बताइए उसको भी, लेकिन आप रह रहे इंडिया में, खाना पीना इंडिया में, और कमा रहे हैं बाहर। आप यूं समझिए, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, एक आपके रहता है तो आपके घर में ही है, लेकिन पैसा बाहर से कमाता है, क्या उसको आप नहीं कहेंगे कि घर के खर्चों में तुम भी कंट्रीब्यूट करो? हाँ या ना? घर चलाने में बाहर से जो पैसा कमा रहा है उसको भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करना चाहिए। तो उसी लिए उसको हम रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स मांगते हैं, तो वो फॉरेन इनकम रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स देता है। बताइए ये कौन सा बेसिस ऑफ टैक्सेशन है? विच बेसिस ऑफ टैक्सेशन? इंडियन इनकम टैक्सेबल ऑन विच बेसिस? लिख के बताइए, इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गया किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गया किस बेसिस पे? किस बेसिस पे टैक्स कर दिया? रेजिडेंट बेसिस पे। अब आप यहां देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन है सबसे पहले ये, तो ये सोर्स बेसिस पे इसको टैक्स कर दिया। ये नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमाएगा तो टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? ऑब्वियसली नॉट टैक्सेबल। वाई नॉट टैक्सेबल? वाई नॉट टैक्सेबल? न सोर्स इंडिया में, न रेजिडेंट इंडिया का, तो इसलिए टैक्स नहीं किया हमने।
आया। ठीक है, अब इस इनकम के बारे में सोचिए। रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है तो हमने टैक्स कर दिया किस बेसिस पे? रेजिडेंट बेसिस पे। कोई दूसरी कंट्री अगर इंडिया के लिए फॉरेन इनकम है तो किसी और कंट्री का, उस कंट्री का इनकम होगा। वो जो दूसरी कंट्री जहां से ये पैसा कमा रहा है वो भी इस पर टैक्स मांगेगी। किस बेसिस पे मांगेगी? किस बेसिस पे मांगेगी? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये पूरी वर्ल्ड की हर एक कंट्री अप्लाई करती है सोर्स बेसिस पे। तो इंडिया ने रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स मांग लिया, दूसरी कंट्री ने सोर्स बेसिस पे मांग लिया। डबल टैक्सेशन हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? यस। अब देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, हमने इसको सोर्स बेसिस पे टैक्स कर दिया। ये बंदा हमारे यहां का नॉन रेजिडेंट है तो किसी और कंट्री का, जिस कंट्री का भी रेजिडेंट होगा वो कंट्री भी इस पे टैक्स मांगेगी, इस इनकम पे। और मांगेगी तो किस बेसिस पे मांगेगी? मांगेगी तो किस बेसिस पे मांगेगी, लिख के बताइए। फिर से बोल रहा हूं, ये हमारे यहां का नॉन रेजिडेंट है, हमने सोर्स बेसिस पे मांग लिया इस इनकम पे। हमने सोर्स बेसिस मांग लिया, यस रेजिडेंट बेसिस में मांगेगी। तो यहां भी डबल टैक्सेशन हो गया, यहां भी डबल टैक्सेशन हो गया। इस इनकम पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने तो टैक्स लिया ही नहीं। रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमा रहा है तो रेजिडेंट भी हमारे यहां का और इंडिया से कमा रहा है, तो इस पे भी डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। ये हम लोग मान के चल रहे, हो भी सकता है क्योंकि एक कंट्री से ज्यादा का वो रेजिडेंट हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम मान के चल रहे इस पे नहीं हुआ। बट देर इज ए पॉसिबिलिटी, देर इज ए पॉसिबिलिटी। तो खैर, डबल टैक्सेशन यहां तो बिल्कुल एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहिए या होने दें? अवॉइड करना चाहिए। कारण क्या है अवॉइड करने के लिए? क्यों अवॉइड करना चाहिए? कुछ बचेगा ही नहीं, हमने ये बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 30% इंडिया ले ले सोर्स बेसिस पे, कोई दूसरी कंट्री रेजिडेंट बेसिस पे 30% ले ले तो 60। तो डीटी डबल ए का काम क्या है? डीटी डबल ए का काम क्या? कोई एक कंट्री टैक्स ले। ऑस्ट्रेलिया में टैक्स 50% है, बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रिया, ऑब्वियसली जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वहां पर टैक्स रेट बहुत हाई है, 50% 60% इस तरह है। वह सिंपल रीजन उसका यही है, आपको पता ही होगा, बताइए रीजन क्या हो सकता है? यस, मेडिकल स्कूलिंग सब कुछ फ्री देती है गवर्नमेंट, कहती है कुछ मत खर्चा करो, हम खर्चा करेंगे। इंडिया में और बाकी देशों में, यूएसए में टैक्स रेट कम है क्योंकि गवर्नमेंट कोई पंगेबाजी में पड़ती नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यू नो दैट। गुड। चलिए, अब सवाल ये उठता है, अगर प्योर रेजिडेंट बेसिस ऑफ टैक्सेशन हो तो नुकसान क्या है? ना डिक्लेरेबल एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एक बेसिस फॉलो करते हैं हम लोग, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, वी ऑलवेज फॉलो कंजम्पशन बेसिस नॉट ओरिजिन बेसिस। इनकम टैक्स में बोथ बेसिस आर बी फॉलोड, कंजम्पशन सोर्स एंड रेजिडेंट। अगर प्योर रेजिडेंट बेसिस फॉलो करे तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये हमने बनाया है। मुझे एक बात बताइए, इंडिया डेवलपिंग या डेवलप कंट्री? सोच समझ के बताइएगा। इंडिया डेवलप्ड या डेवलपिंग? अरे डेवलपिंग, सिंस माय फादर इज बॉर्न।
ये तो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन की कहानी है वरना, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये तो इकोनॉमिक का टर्म है, इकोनॉमिक्स। लोग इंडिया को, आपने क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो इंडिया को डेवलप कंट्री बोलते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं या अंडर डेवलप्ड? डेवलपिंग, डेवलपिंग। अभी यूएसए ने कहा नहीं नहीं, हम इंडिया को डेवलपिंग नहीं मानेंगे, हम तो डेवलप मानेंगे। सुना था ये न्यूज, देखा था आपने? यूएसए ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम इंडिया को डेवलप मानेंगे, डेवलपिंग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यूएसए और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का कहानी होता है, वहां पर यूएसए इंडिया को प्रिफरेंशियल पार्टनर ट्रीट कर रहा था और कहता था कि इंडिया से अगर यूएसए कोई एक्सपोर्ट होगा, वैसे तो हम 50% लगाते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी से, लेकिन इंडिया क्योंकि डेवलपिंग है, हमसे 20% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो इंडिया का गुड्स यूएसए में सस्ता हो जाता था। अब यूएसए ने कहा हम डेवलप मानेंगे, तो रेट कितना हो जाएगा? 50%। तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा, और दैट विल ऑल बी एज पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अकॉर्डिंग होगा। खैर, मुझे एक बात बताइए, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, ये अंडर डेवलप इकोनॉमी में जो बेसिक फर्क है वो क्या है? या यूं बताइए, यूएसए इतना अमीर क्यों है? यूएसए के पास ऐसा क्या है कि वो अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होता जा रहा है? क्या है? यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी, दे आर ऑल डेवलप्ड इकोनॉमी। G20 में जितने भी कंट्रीज है, मोस्टली डेवलप्ड है। यूएसए के पास ऐसा है क्या? कंजम्पशन कैपेसिटी से ज्यादा मुझे जो लगता है, यूएसए हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को मैं कहता हूं दिमाग है। प्रोडक्शन किस चीज का? आज जितने भी इन्वेंशन होते हैं या हुए हैं, वो किस कंट्री ने किए या किस कंट्री के लोगों ने किए? आप बताते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, मोबाइल फोन करते हैं इंडिया वाले, पर वहां जाके मुझे तो खैर नहीं लगता, वो मैनेज जरूर करते हैं, और इंडिया वाले करते होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जितने भी तरह की टेक्नोलॉजी या नई नई चीज जो इस दुनिया ने देखी है, वो यूएसए में हुई है, जर्मनी में हुई है ना? आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब, जिसमें सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, वो सब यूएसए, इसी के देन है। आज यूएसए नए नए इन्वेंशन करके पूरे वर्ल्ड में इसको बेचता है, फिर पैसा आ जाता है। फिर कोई नया इन्वेंशन, वॉरफेयर में इतना सारा इन्वेंशन करता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इतने सारे के चीजें करता है, फिर बाहर वालों को बेचता है, फिर पैसा आ जाता है। फ्रांस राफेल बेचता है, फ्रांस के पास पैसा आ जाता है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में एक खासियत ये होती है कि दे invent a new product, and why they are able to invent the new product? Because they are able to attract supreme and talent, supreme talent, yes, तभी होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेस, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए जाके बस गया, है ना, वहीं की सिटीजनशिप ले ली, फिर पैसा तो आ ही जाएगा। आज इंडिया कोरोना वायरस का तोड़ निकाल ले, इंडिया के पास अमीर होने हो जाएगा। तो इंडिया भी अगर टेक्नोलॉजी यानी कि इन्वेंशन में इन्वेस्ट करने लगे, तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा, हो जाएगा। आज इंडिया जीरो इन्वेंट किया, उसके बाद तो मुझे लगता कुछ कोई खास डेवलपमेंट हुई है। जीरो के बाद हम लोग सिर्फ जुगाड़ के सिस्टम पे हैं, जुगाड़ के सिस्टम पे। तो हम लोग बस ईमेल
ईमेल एक इंडियन ने डेवलप किया, लेकिन जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब हम लोग उसको मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन कोई नई चीज हम लोग को बनानी चाहिए, इंडिया के लोगों को बनानी चाहिए। खैर, अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल, डेवलप्ड, डेवलपिंग, इसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, इसको पता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया क्या कहेगा यूएसए को कि प्लीज आप हमारे यहां आइए, इन्वेस्ट कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कहता है या नहीं कहता? मोदी जी पूरे वर्ल्ड घूम घूम के कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम एंड इन्वेस्ट हियर। बोलिए। यस। अब ये फैक्ट्री इंडिया में लगाता है यूएसए वाला, अगर वो फैक्ट्री इंडिया में लगा रहा है तो ये कौन सी इनकम जनरेट कर रहा है? यूएसए की कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगा रहा है, ये फैक्ट्री प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो कौन सी इनकम जनरेट कर रहा है? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम। और मैं ये कह रहा हूं सपोज प्योर बेसिस ऑफ टैक्सेशन हो, प्योर बेसिस ऑफ टैक्सेशन हो, इसका मतलब कि सोर्स बेसिस है ही नहीं। अगर सिर्फ प्योर बेसिस ऑफ टैक्सेशन है तो क्या इंडिया वाला इसके ऊपर टैक्स लगा पाएगा? फिर से मैं बोल रहा हूं पन्ना, अगर सिर्फ प्योर बेसिस ऑफ टैक्सेशन हो, प्योर रेजिडेंट बेसिस ऑफ, सॉरी, प्योर रेजिडेंट बेसिस ऑफ टैक्सेशन हो, सोर्स बेसिस है ही नहीं, सोर्स बेसिस है ही नहीं, तो क्या, तो क्या इंडिया वाला इस इनकम पे टैक्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो ये सारा टैक्स कौन लगाएगा? यूएसए वाला लगाएगा, है ना? किस बेसिस पे लगा देगा? रेजिडेंट बेसिस पे। अब आप सोच के देखिए, इंडिया ने फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सारे रिसोर्सेज दिए, टेक्नोलॉजी दी, लैंड दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो यहां यूज हो रहा है, और जो भी अगर प्रॉफिट कमा रहा है वो सारा का सारा बाहर ले जा रहा है। तो ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया पहले भी गरीब था, पैसा बाहर जा रहा है, जितना मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लेके आया, 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में पूरा पैसा इससे ज्यादा ले जाएगा, तो पहले गरीब था और गरीब हो जाएगा। तो बताइए, क्या प्योर रेजिडेंट बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज गुड और बैड? Bad. Therefore, there is a system of what? Source basis of taxation also. यही हमने लिखा भी है। प्योर रेजिडेंट बेसिस ऑफ टैक्सेशन, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज, इनके पास टेक्नोलॉजी और मनी है, इनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना पैसा है। यूएसए इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, set up factory India where India provides land, electricity, labor, other infrastructure and others. These incomes are earned from India. This is Indian income. Can this income be taxed in India in pure resident basis of taxation? No. Pure resident में tax नहीं होगा, source basis जरूरी है। India request USA to, ठीक है, USA is interested. USA इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करता है? क्योंकि उसको बिग मार्केट मिलता है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन मिलती है, दूसरा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए कहता है कि यही बना लेते हैं, बाहर भेज देंगे। OECD stress the need to tax the income on source basis. तो इसीलिए ओरिजिनली जब टैक्स बन रहा था तो सिर्फ रेजिडेंट बेसिस था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और सोर्स बेसिस ऑफ टैक्सेशन भी लेके आया। अब आप समझिए एक चीज, अब मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको समझना। आईबीएम चिप्स बनाती है,
i5 i7 इस तरह की, और सारे जगह बनाती है, पूरे बहुत सारे हार्डवेयर कंपनी को बेचती है। आईबीएम है कहाँ की कंपनी? आईबीएम कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। अरे अपर्णा क्या हुआ, इंडियन कंपनी नहीं है आईबीएम आईएनसी, यूएसए इज ए यूएसए कंपनी। हम तो खुश बहुत हो गए थे ये इंडिया की कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है। आप ये मान के चलिए कि इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं बनी है रिलायंस और टाटा को छोड़ के। अजीम प्रेम जी का नहीं है, वो विप्रो है, वो विप्रो है। हार्डवेयर की कंपनी, आपके लैपटॉप ये सब में देखिए एक इंटेल, इंटेल का चिप लगा होता है, इंटेल, ये सब आईबीएम बनाती है। और भी बहुत काम करती होगी, लेकिन मेन कोर एरिया यही है। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस यूएसए में क्या है? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस यूएसए में क्या है बताइए? रेजिडेंट है। और इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है? रेजिडेंट ऑफ यूएसए। और इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है? अरे बोलिए। आईबीएम आईएनसी यूएसए की कंपनी, रेजिडेंट ऑफ यूएसए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। अब एक सब्सिडियरी, 100% सब्सिडियरी, ध्यान से सुन लीजिए, 100% सब्सिडियरी खुलती है, जिसका नाम है आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बैलेंस शीट में जाएंगे और शेयर कैपिटल में देखेंगे, मान लीजिए 100 करोड़ है, 100 करोड़। इसके बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा यूएसए वाली में, तो क्या लिखेगा? इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, या इन्वेस्टमेंट इन आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़, यही तो है, 100% सब्सिडी। ये आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए क्या है? इंडिया में, इंडिया में रेजिडेंट है। विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यस और नो? यस। अब इस आईबीएम आईएनसी यूएसए ने इस आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगर शेयर कैपिटल दिया, यानी शेयर्स में पैसा लगाया है, तो क्या ये फ्री में लगाया या इसके बदले ये कुछ लेगा? और लेगा तो क्या? रिटर्न मिलना चाहिए ना, किस चीज का रिटर्न बताइए? क्या दे रहा होगा? शेयर्स के बदले क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। इस आईबीएम आईएनसी ने इसको लोन दिया हुआ है 20 करोड़, ये यहां लोन लिखेगा 20 करोड़, करेक्ट है। इस लोन के बदले ये क्या लेगा? इंटरेस्ट। ये इसको टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के बदले ये क्या लेगा? रॉयल्टी। ये इसको इंजीनियरिंग का काम सिखलाता है, उसके बदले क्या देगा? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। बताइए, ये सारा का सारा इस इंडियन कंपनी के लिए एक्सपेंस है या नहीं? आपने डेबिट किया है, हाँ या ना?
और आईबीएम यूएसए के लिए ये सारा प्रॉफिट है, फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब कहां से अर्न किया है? इंडिया। तो आईबीएम के अगर 50 कंट्री में ऐसे सब्सिडरी है तो ये 50 कंट्री से वो इनकम कमाता लिखता होगा अपने बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। आज सुजुकी जापान की उसका फैक्ट्री इंडिया में भी है और उसका फैक्ट्री वर्ल्ड ओवर है। सुजुकी जापान जब अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा तो लिखता होगा ना प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम वियतनाम, प्रॉफिट फ्रॉम हांगकांग, प्रॉफिट फ्रॉम चाइना, प्रॉफिट फ्रॉम यूएसए, प्रॉफिट फ्रॉम कनाडा। लिखेगा या नहीं लिखेगा? तो किसी के लिए खर्च, किसी के लिए इनकम। इंडिया के लिए ये सारे खर्च है, लेकिन इस यूएसए के लिए ये सारी इनकम है। अब ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सेल उल प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? बोलिए, किसने कमाया ये पैसा? आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कमाया। सेल्स और चिप सारे खर्चे अपने पेरेंट कंपनी को दिए। फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? बोलिए। इंडियन इनकम है, कोई डाउट ही नहीं। ये इंडियन इनकम किसने कमाया है? ये जो बचा हुआ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है, ये यूएसए ने कमाया या इंडिया ने कमाया? यूएसए आईबीएम ने कमाया या इंडिया आईबीएम ने कमाया? फिर से बोल रहा हूं, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये इंडियन इनकम है। ये किसने कमाया? ये किसने कमाया? इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या यूएसए? इंडिया ने। ठीक है, ये जो इंडियन कंपनी ने कमाया है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमाएगा तो किस बेसिस पे इंडिया में टैक्स देगा? सोर्स बेसिस पे। फॉरेन इनकम कोई कमा नहीं रहा है मान लीजिए, तो नॉट टैक्सेबल है। क्या ये इनकम पे, यानी कि इस इनकम पे क्या यूएसए वाला टैक्स मांगेगा? हाँ या ना? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं मांगेगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रॉफिट में से ये खर्चे जो है, इस यूएसए वाले की इनकम क्या है? ये खर्चा इसी का इनकम है। अब बताइए, ये इनकम यूएसए वाले टैक्स मांगेगा या नहीं मांगेगा इस पे? यूएसए, यस। किस बेसिस पे मांगेगा? किस बेसिस पे? है कौन सी इनकम? यूएसए के लिए ये कौन सी इनकम है? यूएसए के लिए कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है। और रेजिडेंट है यूएसए का, तो इस फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। सॉरी, यूएसए में टैक्स लग जाएगा। किस बेसिस पे लगेगा? किस बेसिस पे लगेगा? रेजिडेंट बेसिस पे। क्लियर है? मुझे बताइए, ये आईबीएम आईएनसी यूएसए, ये इनकम कहां से कमाया इसने? ये इनकम कहां से कमाया? इंडिया से। तो इंडिया वाला इस इनकम के ऊपर सोर्स बेसिस पर टैक्स मांगेगा या नहीं मांगेगा? यस। तो बताइए, इस इनकम पे इंडिया वाला सोर्स बेसिस पे मांग लिया, यूएसए वाला रेजिडेंट बेसिस पे मांग लिया, डबल टैक्सेशन हो गया या नहीं हो गया?
यस, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और हमने ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आईबीएम आईएनसी नॉन रेजिडेंट 100% सब्सिडी। ओके, आइए मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, जैसे आप आएंगे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ओके, तो आईबीएम आईएनसी यूएसए 100% आईएमएम इंडिया लिमिटेड, करेक्ट है। मैंने ये कह दिया कि खर्चे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है ये इंडियन इनकम है, टैक्स ओनली ऑन इंडिया। लेकिन इंटरेस्ट इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? इट इज एन इंडियन इनकम बिकॉज लोन इज यूज्ड इन इंडिया। डिविडेंड इंडियन इनकम है बिकॉज शेयर्स आर यूज्ड इन shares are of Indian company. Royalty is an Indian income because knowledge is used in India. Fees for technical services is an Indian income because इसका जो टेक्निकल एग्रीमेंट है that is being implemented in India. और अगर ये इंडियन इनकम है तो ये सारा का सारा सोर्स बेसिस पे इंडिया में टैक्स हो जाएगा, और ये सारा यूएसए जा रहा है तो यूएसए वाला इन सभी इनकम को रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स कर देगा, क्योंकि ये रेजिडेंट कहां का है? इंडिया का। तो ये हो गया डबल टैक्सेशन। सिमिलरली अब ये देखिए, ये बड़ा आसान है। आईबीएम आईएनसी यूएसए ने नॉन रेजिडेंट है, उसने ब्रांच ऑफिस खोला है इंडिया में। क्या खोला है? ब्रांच ऑफिस। अब मुझे एक बात बताइए, आईबीएम यूएसए और ब्रांच ऑफिस सेपरेट एंटिटी या डिफरेंट एंटिटी? ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सेपरेट या सेम? फिर से सोच के बताइए। सेम। जीएसटी होता है ना तो मैं डिस्टिंक्ट मान लेता है, ये जीएसटी नहीं है, ये इनकम टैक्स है। जीएसटी में तो साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट एंटिटी है, सॉरी सेम एंटिटी है। क्लियर है? अगर सेम एंटिटी है तो आईबीएम आईएनसी का रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो ये ब्रांच ऑफिस ऑफ आईबीएम इन इंडिया ये भी नॉन रेजिडेंट ही होगा। क्लियर है? जितने भी बैंक है इंडिया में वो सारे के सारे ब्रांच ऑफिस है, आपने बताया भी था एक बार। अब ये ब्रांच ऑफिस इन इंडिया प्रॉफिट कमाता है, ये नेट प्रॉफिट सारे खर्चे माइनस करने के बाद, क्रेडिट वेडिट करने के बाद, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? इंडियन इनकम है। इसके ऊपर सोर्स बेसिस पे इंडिया वाला टैक्स लगा देगा। ये पूरी इनकम जब ये आईबीएम यूएसए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा होगा तो लिख क्या रहा होगा? प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। इसके ऊपर रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स लगा देगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी जैसे कोई सिस्टम नहीं है कि खुद को थोड़ी देगा। इससे पहले जो हमने किया था, क्योंकि ये सब्सिडरी खोल रहा था इसलिए हमने ये खुद को दे रहा था, लेकिन यहां पर तो ब्रांच ही है, तो यहां कोई शेयर कैपिटल का काम नहीं, कोई लोन का काम नहीं है, ये तो सिंपली ट्रांसफर ऑफ फंड करता होगा, रेमिटेंस करता होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इंडियन इनकम सोर्स बेसिस पर टैक्स कर दिया, और ये रेजिडेंट बेसिस पे ये पूरा का प्रॉफिट यहां भी टैक्स हो जाएगा। तो सेम इनकम दो जगह टैक्स हो गया, सेम इनकम दो जगह टैक्स हो गया। क्लियर है? तो ये भी हो गया। अब एयरलाइन और शिपिंग कंपनी जो पैसा कमाती है, तो एयरलाइन या शिपिंग कंपनी इंडियन इनकम कब कमाती है या फॉरेन इनकम कब कमाती है? अगर मैं कार्गो और पैसेंजर मैं इंडिया से पिक करता हूं और यूएस से ले जाता हूं या बाकी दूसरे कंट्री में ले जाता हूं, तो जिस कंट्री से मैं कार्गो और पैसेंजर पिक करूंगा, जिस कंट्री से मैं कार्गो और पैसेंजर पिक करूंगा, उस कंट्री की इनकम होगी। अगर मैंने इंडिया से पिक किया तो इंडियन इनकम, यूएसए से पिक किया तो इंडिया के रेस्पेक्ट में ये फॉरेन इनकम हो जाएगी। क्लियर है? अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए एयर इंडिया रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट?
लिख के बताइए। एयर इंडिया रेजिडेंट, ये इंडियन इनकम कमाती है और फॉरेन इनकम भी कमाती है। इंडियन इनकम कब? जब कार्गो और पैसेंजर वो इंडिया से पिक करता तो इंडियन इनकम सोर्स बेसिस पर टैक्स लगा देंगे। और फॉरेन इनकम कब? जब कार्गो और पैसेंजर बाहर से पिक करके इंडिया ड्रॉप करता है तो वो फॉरेन इनकम कमा रहा है, इसको हम लोग रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स लगा देंगे। करेक्ट है? उसी तरह से अगर यूएसए की एयरलाइन होगी, अगर यूएसए की एयरलाइन होगी तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, यूएसए वाला भी यही करेगा। अब अगर रेजिडेंट फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रहा है तो ये वाली किसी और कंट्री का होगा, वो भी टैक्स लगा देगा। तो एयरलाइन और शिपिंग कंपनी, नंबर 1 में पढ़ रहा हूं, डीटीडब्ल्यूए के मॉडल ट्रीटी में लिखा होता है, हर एक डीटीडब्ल्यूए के मॉडल ट्रीटी में लिखा होगा कि इनकम ऑफ एयरलाइन एंड शिपिंग कंपनी शैल ऑलवेज बी टैक्स ऑन रेजिडेंट बेसिस। जब भी टैक्स होगा रेजिडेंट बेसिस पे होगा। सही है गलत है? मतलब ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बताइए क्या इंडिया वाला एयर इंडिया को कह पाएगा कि तुम यूएसए से जो कार्गो और पैसेंजर लेके आए उस पर टैक्स दो? यस और नो? नहीं कह पाएगा तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। तो एयर, सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया, तो एयर इंडिया ऑलवेज टैक्स ऑन रेजिडेंट बेसिस। तो एयर इंडिया अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो उसको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम पे, दोनों इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। कोई दूसरी कंट्री इसके ऊपर सोर्स बेसिस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। सिमिलरली यूएसए वाला अगर इंडिया से कार्गो और पैसेंजर लेता है तो यूएसए जो हमारे यहां का नॉन रेजिडेंट है, हम उससे कोई टैक्स नहीं ले पाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो जिस कंट्री का वो एयरलाइन शिपिंग कंपनी होगा या एयरलाइन होगा, जिस कंट्री का वो शिपिंग कंपनी होगा, वही कंट्री उसके ग्लोबल इनकम को टैक्स कर पाएगी, बाकी दूसरी कंट्री नहीं कर पाएगी सोर्स बेसिस पे। आया? अब मुझे एक बात बताइए, मैं इंडिया से यूएस से फ्लाई करता हूं लुफ्थांसा एयरलाइंस में, क्या इंडिया वाला को टैक्स ले पाएगा? लुफ्थांसा कहां की है एयरलाइन? आई एम गोइंग टू दिल्ली टू न्यूयॉर्क इन लुफ्थांसा। लुफ्थांसा यूएसए एयरलाइन है, यूएसए एयरलाइन है, और मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाई कर रहा हूं, लुफ्थांसा यूएसए की एयरलाइन है। क्या इंडिया वाला इस लुफ्थांसा से कोई भी टैक्स मांग पाएगा, हाँ या ना? नहीं मांग पाएगा, क्योंकि ऑलवेज रेजिडेंट बेसिस। और ये वर्ल्ड ओवर है, वर्ल्ड ओवर। आपको भी पता होगा, जिस कंट्री में हम उड़ते हैं वो कंट्री को हम भी अलाउ करते हैं कि वो भी हमारे यहां से उड़े, और जिस कंट्री में हम नहीं उड़ते वो कंट्री भी हमारे यहां नहीं उड़ती है। ये आपको पता है? यस, इसीलिए ऑलवेज रेजिडेंट बेसिस। दूसरी कहानी, बिजनेस एंड ब्रांच ऑफिस प्रॉफिट ऑलवेज टैक्स ऑन सोर्स बेसिस, ऑलवेज टैक्स ऑन सोर्स बेसिस। तो कोई इंडिया में आके बिजनेस करता है, कोई इंडिया में आके ब्रांच ऑफिस खोलता है, तो जब भी टैक्स होगा सोर्स बेसिस पे ही टैक्स होगा। यानी कि 100% टैक्स जिस कंट्री से वो पैसा कमाया गया है वही कंट्री ले लेगी। इसको हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं, क्योंकि दैट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू इन ऑल द वेज, लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है ताकि आप पैसा कमा पाए। क्लियर है? लेकिन इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कैपिटल गेन, ये सब पैसिव इनकम कहलाता है, जिसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रेजिडेंट बेसिस पे, ये रेजिडेंट बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद जो है रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज,
ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे किस बेसिस पर टैक्स होता है। लेकिन ये सारा आप याद करके आइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं भेज दूं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। कल हम लोग DTAA कंप्लीट करेंगे। चलिए, बाय बाय।